बेसिकली स्टार्टअप्स हैं और बाद स्टार्टअप्स जो हैं अपने आप एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं ना, तो यू नीड टू क्लियर दिस थिन लाइन बिटवीन इट। अम, दोनों में फ़र्क बेसिकली ये है कि एक तो नंबर 1 दैट इज़ द गोल्स एंड द बिज़नेस मॉडल। डू यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल? एक लंबे टाइम के लिए आप एक काम करना चाह रहे हैं, या एक शॉर्ट टाइम फैड है कि यार बस थोड़ा-सा बिज़नेस में इसमें पैसा बनाया और उसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए। थोड़ा-सा जो है हम लोगों ने इनपुट किया, फिर दूसरा कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू कर दिया, फिर कोई तीसरा शुरू कर दिया, उसको छोड़ के। So number one, you have to clear this thing that what is your goal and what is your business model? Do you want to go do you want to hit a long term shot or a short term shot? तो एक तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा अपने लिए क्लियर ज़रूर रखें व्हेन इट कम्स टू दी क्योंकि कुछ इसमें स्टार्टअप्स जो हैं वो आइडिया फेज़ में इस वक़्त चल रहे हैं और कुछ जो हैं वो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होंगे। तो इट यू नीड टू डिटरमिन दैट थिंग फर्स्ट। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि स्टार्टअप्स जो हैं बेसिकली उसमें लीगलाइज़ेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन होती है। क्योंकि you enter into the agreements with the investors, or there's a shareholders agreement, or there's number plethora of agreements that you have to enter into, और उसकी वजह से यू नीड टू हैव अ लीगल जिसे कहते हैं ना एंटिटी आपकी वो होनी चाहिए और उसके लिए ऑब्वियसली फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स you really don't need that kind of a thing. You just have to start, कहीं से एक जगह रेंट पे पकड़ी and you just have to start. वो later on phase में आप जब देख लेते हैं कि यार ये चीज़ तो ज़्यादा अच्छी हो रही थी, you convert it into a startup. तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ अ कंप्लायंस एंड रेगुलेशन के एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स जो हैं उनके दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अ जिसे कहते हैं ना मसले मसाइल विद द रेगुलेटर्स एंड यू डोंट हैव टू कंप्लाई विद अ लॉट ऑफ बॉडीज। तो स्टार्टअप जो हैं उनके ऊपर थोड़ी-सी ज़ाहिर बात है कि दैट्स अ सीरियस बिज़नेस सो दैट्स व्हाई उनकी कंप्लायंस भी ज़्यादा होती है और रेगुलेशंस भी ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू क्लियर दैट स्टफ बट हम यहाँ पे जो है स्टार्टअप्स की बातें कर रहे हैं सो वील गो ऑन विद दैट मॉडल। और दूसरा इस पूरी सेशन में I'll give you a very जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा डीप हम जाएंगे, थोड़ा सा जो है हम सुपरफिशियल चीज़ों को स्टडी करेंगे क्योंकि होता ये है कि लोग बहुत सारी चीज़ों में एंटर हो रहे होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स में एंटर हो रहे होते हैं, लेकिन उनको उस वक़्त तक चूँकि उनके पास पैसे आ रहे होते हैं या फिर उनके पास फाइनेंसेस रेज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से उनको वो पढ़ने की ज़रूरत उनको नहीं होती। वो कहते हैं बस ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन बाद में उसकी इम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बड़ी ज़्यादा सीरियस होने लग जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए वी नीड टू कवर अ बिट ऑफ स्टफ जो मेरे ख़्याल से आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मेरे में हमारा अपना जो वेंचर रहा था उसके अंदर वी एंटर्ड इनटू नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स और कुछ गलतियाँ हुई थी एंड उस वक़्त हमें पता नहीं था क्योंकि थिंग्स वर गोइंग इन अ फ्लो एंड ऑब्वियसली उस वक़्त बंदे को अंदाज़ा भी नहीं होता लेकिन लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि यार देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो वी नीड टू कवर दैट पोर्शन। ओके। सबसे पहले एक तो ये चीज़ है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ लीगल एंटिटी। एक तो नंबर 1 ये चीज़ इसमें आती है कि देयर इज़ अ प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। Um, you have the capacity and power to sue on your company's behalf if there's a breach of contract, if there's a negligence on another party, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आपके अगेंस्ट जा रही है, so your company has the capacity. While if you are not a legal entity in the eyes of the law, so you can only sue on behalf of yourself. The individual can only sue. Um, कुछ एक चीज़ें जो हैं इसमें बाद में भी आएँगी जैसे जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। ये चीज़ें हम बाद में भी इसको कवर करेंगे लेकिन दीज़ आर द एलिमेंट्स व्हिच आर देयर। दूसरी ये चीज़ है कि फाइनेंशियल पावर्स आपके पास आ जाती हैं। यू कैन टेक अ लोन, यू कैन एन्जॉय गवर्नमेंट स्कीम्स, यू कैन एन्जॉय द टैक्सेस जहाँ-जहाँ पे आपके पास डिडक्शंस आ रही होती हैं। रिसेंटली सोलर का जो बिज़नेस था उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो निकली थी और कम हुई थी। तो उसकी वज़ह से टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। सो इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड एंटिटी, you will not enjoy those जिसे कहते हैं ना पर्क्स।
तीसरी चीज़ ये है कि अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो भी आपके मतलब बैंक अकाउंट्स आप खोल सकते हैं। यू कैन आस्क अ बैंक टू गिव यू क्रेडिट। आपकी क्रेडिट लाइन्स शुरू हो सकती हैं। सो यू हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस व्हाइल बीइंग अ लीगल एंटिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसमें भी आएँगे कि व्हाट आर द प्रोस ऑफ नॉट बीइंग अ लीगल एंटिटी। अम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी गुडविल जो है ना वो कि स्काई रॉकेट हो जाती है। हमारे यहाँ पे पेशावर में देयर वाज़ अ स्टार्टअप जिसमें मैंने हेल्प की थी। छोटा-सा दैट वाज़ अ लोकल कूरियर सर्विस काइंड ऑफ अ थिंग। देयर वाज़ अनदर ऑलरेडी दैट यू माइट नो, लेकिन मैंने एक और लीगल उस सॉरी एक और जो थी उसको मैंने उसमें थोड़ा-सा उसमें हेल्प की थी। तो वो जो था उसकी गुडविल इतनी बन गई थी कि द बिगर ब्रांड वांटेड टू एक्चुअली एक्वायर इट एंड दे वर विलिंग टू पे केयर इसकी गुडविल और ये सारा कुछ हम खरीदते हैं। तो वो उसी वक़्त मुमकिन होता है कि जब द थिंग इज़ रजिस्टर्ड इन द आइज़ ऑफ द लॉ। तो एक तो ये है कि आप उसमें अपनी ऑब्वियसली इक्विटी आपकी बढ़ती जाती है, आपका गुडविल बढ़ता जाता है, आपकी ओवरऑल एक वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। ब्रांड नेम जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ होने लगती हैं। तो लीगल एंटिटी में अगर आप लीगल एंटिटी बनते हैं तो उसका ये फ़ायदा आपको ज़रूर है। और उससे भी एक और बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि देयर इज़ अ ट्रस्ट। कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड कंज्यूमर्स हमेशा उसी एंटिटी को ट्रस्ट करते हैं, उसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं जो कि कहीं न कहीं, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो और उसकी एक जिसे कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली हुई हो, क्योंकि नोबडी वांट्स टू पे और अवेल द सर्विसेज ऑफ एन एंटिटी व्हिच इज़ नॉट रजिस्टर्ड। वेरी बड़ी कॉमन वो है जिसे कहते हैं, पर लास्ट में ये होता है कि यार ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम इस पे कैसे ट्रस्ट करें। एम्प्लॉइज़ अगर आप हायर करना चाहते हैं या आप जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आप इनवाइट करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ लीगल एंटिटी। एम्प्लॉइज़ उस वक़्त तक आपके पास सही एम्प्लॉइज़, अच्छे एम्प्लॉइज़ आपके पास उस वक़्त तक नहीं आएँगे जब तक यू आर नॉट अ लीगल एंटिटी, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉइज़ भी अपने जिसे कहते हैं ना रिस्क्स को और राइट्स को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। सो दे वांट टू हैव दैट क्रेडिबिलिटी कि यार this employer is registered, and if there is something wrong, obviously the law is there and हमें वहाँ पे प्रोटेक्शन हासिल है। एक और चीज़ इसमें ये भी है कि देयर इज़ अ वैलिड इनवॉइस। अगर अनरजिस्टर्ड हो कोई चीज़ तो उसकी इनवॉइसेस जो हैं उसमें भी शक व शुबहात जो है ना वो बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लीगल एंटिटी। एक और चीज़ ये है कि लोग अक्सर यही हमें कहते हैं कि यार हम नहीं रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, ये है, वो है। देयर आर प्रोस एज़ वेल बट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस आप इसी को जो प्रीवियस ये वाली स्लाइड है, इसी को आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ले लें कि यार आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देयर आर प्रोस, सम प्रोस। एक तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन है, इनकॉर्पोरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं। ये इस प्लेथोरा ऑफ चीज़ों में आप नहीं पढ़ते ज़्यादातर। लोग जो हैं सेठ स्टाइल जिसे कहते हैं ना बस ओरली बात कर ली और ओरली सब कुछ कर लिया, उसी पे चल रहे होते हैं। टैक्सेस जो हैं ऑब्वियसली आपकी क्योंकि ऑडिटिंग नहीं हो रही होती, इंटरनल ऑडिट नहीं हो रहा था, एक्सटर्नल नहीं हो रहा होता। कोई रेगुलेटर्स आपको उस तरह से टच नहीं कर सकते। सो वहाँ पे कुछ हद तक आप टैक्सेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, टैक्सेस से बचत का। लेकिन ऑब्वियसली जब आप प्रीवियस स्लाइड पे आएँ तो उसमें ये है कि आप जहाँ पे टैक्सेस और स्कीम्स वगैरह की बात आती है, आप उनको एन्जॉय भी नहीं कर सकते फिर। अगेन द इंडिविजुअल ट्रस्ट एंड द वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ यही होता है कि यार आपकी एंटिटी जो है इट्स नॉट रजिस्टर्ड बट द पर्सन हु इज़ रनिंग द बिज़नेस इज़ क्रेडिबल, सो यू नो उसके ऊपर बेस कर रहा होता है बेसिकली। अदरवाइज़ आपकी जो मार्केट रेपुटेशन है, वो कोई इतनी साउंड नहीं रहती, लेकिन इंडिविजुअल ट्रस्ट जो होता है बेसिकली दैट इज़ द पिलर ऑफ योर gaining the success and trust with the customer, client or consumers. हायरिंग एंड फायरिंग फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो भी नहीं इसमें रहती। फिर हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, कुछ ऐसे क्लर्क्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनको हम लोग ओरली बस एग्री उसमें हो जाता है कि यार हाँ, महीने कितना पे है दिस एंड दैट, और कोई ना फायरिंग उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, बस आज काम नहीं किया ये हो गया, वो हो गया,
You just have the luxury to hire or fire anybody at at a whim. um, तीसरा जिसमें ये है कि शॉर्ट टर्म फैड ये एक होता है। थोड़े अरसे के लिए आपकी ये लीगल एंटिटी जो है ना चल सकती है, उसके बाद जो है आपको कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे रजिस्टर्ड होके काम करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, you can do that and gain a lot of finances. You can increase the finances, but later on के लिए आपको definitely registered होना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि यार, एक तो ये कि आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब आप एक काम कर रहे हैं आप जितना भी, और आप रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, आपके फाइनेंसेस रेज़ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डाउन द लाइन आपका ट्रस्ट जो है वो खराब होने लग जाएगा। क्योंकि लोग यही कहेंगे कि यार ये हम इनसे इनसे सर्विसेज ले रहे थे या प्रोडक्ट्स ले रहे थे, लेकिन ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इट सीम्स लाइक हैंकी पैंकी बिजनेस। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट और द रेगुलेटर्स, व्हेन इट गेट्स नोटिस्ड, तो वहाँ पे वेरियस टैक्सेस और उसके साथ बहुत सारे फाइन्स जो हैं वो उसमें लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरा ये कि दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट लिव्ड पीरियड। ज़्यादा अरसे के लिए आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे अगर आपके पास एक टीम है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो बहुत अरसे के लिए आप उसमें काम नहीं कर सकते अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, एंड दैट इज़ chaos। वहाँ पे जाके आपके लिए फिर मसले हल बनने लग जाते हैं। तो अच्छा ये होता है कि इफ़ यू आर जैसे कि मैंने पहले ये कहा था कि अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, तो you need to register your business. You should register your business so that you can enjoy a number of perks. And बाद में उस ये जो chaos है, ये आप जो है इससे बच जाएँ, क्योंकि एकदम से आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर, और then you cannot go on with the business and manage the chaos. So it's better to take the right steps at the right time. Um, if somebody has any questions regarding this, these 2, 3 slides, so they can ask Howard. जी, Do we have any kind of questions? we don't have any questions अभी तक। चैट में तो भी कोई भी नहीं आया हुआ है। अच्छा, so अस्सलाम वालेकुम। hi, वालेकुम सलाम। आसिफ क्या हाल है? ठीक ठाक है? Tabish, how are you? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। Tabish is a very good friend of क्वेश्चन। mine. He is also having a startup over here, I guess, in the NIC. yes, we have a solar company, so एक दो सवाल मैंने पूछने थे कि Sure. एक तो SECP से तो मैंने पूरा प्रोसेस खुद ही किया, मतलब रजिस्टर वगैरह करवा दिया। PEC वाले जो है, ये जो मैटर है, ये मतलब सोलर कंपनी को PEC के साथ रजिस्टर करना, क्योंकि अगर कैटेगरी 4 में करते हैं तो 45,000 उसकी पर मतलब एनम जो है वो फीस है। तो बजाय इसके कि, और मतलब हम टेंडर भी वो कर सकते हैं, लोकल टेंडर जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं SECP के थ्रू। तो क्या PEC जो है उसमें रजिस्टर करना ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दैट्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, तो SECP तो उस चीज़ को नहीं कर सकता। वो तो PEC उसको जैसे कहते हैं ना, आपको इश्यू करती है चीज़ें। तो it's necessary in one way, and it is necessary in the other way that you'll gain more confidence of the clients that you're going to have or you're having. अब आप खुद अंदाजा लगाएं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन accreditation from the PEC कि यार this is a PEC accredited product, हमें उन्होंने भी जो है ना accreditation दे दिया, वहाँ पे भी हम registered है, so you'll gain more confidence of your clients. Otherwise थोड़े अरसे के लिए तो आप शायद चल जाएं, लेकिन उसके बाद जो है you'll have your scrutiny. So that's why I believe that category 4 हो या जो भी हो, you should do that.
थैंक्स। हेलो। हाय। हाँ सर, मेरा आवाज आ रही है? जी जी हेलो। रसूल। जी जी, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एक है SMC, तो इसमें बेस्ट क्या रहेगा सर? बेस्ट आप क्या समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? we will come to स्टार्टअप। that. We will come to that. ओके सर। We'll come to that. Is there any other question? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सिंगल मेंबर कंपनी। मेरा एक क्वेश्चन ये है, अब कंपनी का जो स्टॉक है, जो शेयर्स है, वो मैंने 1000 शेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, एंड आई एम द ओनली ओनर बिकॉज दिस इज SMC प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर आता है एंड इज विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर एग्जांपल 2 मिलियन इन माय कंपनी, तो फिर कंपनी की वैल्यूएशन पे या कंपनी के स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ता है? मतलब मैं अगर उसको 2 मिलियन के बिहाफ पे 20% शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कंपनी में जाके वो अमेंडमेंट्स करनी है, मतलब उसमें स्टॉक बढ़ाना है, या एग्जिस्टिंग 1000 जो शेयर्स है उसी में से फिर उसको 20% देने हैं एंड उसको बोर्ड में लेके आना है? तो उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बता दें। देखिए, जो आपका शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है ना, that will define this thing. You'll have another shareholders agreement with the person who is investing that much amount in the company, और उसमें जो है you can have हिस्से, यार हाँ मतलब board में तो वैसे ही single member company है, लेकिन they can be a board people. तो उसके लिए shareholders agreement will cover that as well. थोड़ा सा आगे जाके we'll be covering that. So सर मेरा उसमें मेरा थोड़ा सा मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं। उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑलरेडी उस कंपनी के जो स्टॉक के जो शेयर्स है वो 1000 इन नंबर्स है, ठीक है। 1000 ज्यादा लगते हैं लोग। जी मतलब ऑलमोस्ट 1000 ही नंबर्स है। तो अगर वो हम दोबारा कंपनी में जाके बेनिफिट्स करते हैं, तो हम मतलब वो शेयर्स बढ़ा देंगे या पर शेयर उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, वो क्या मतलब करेंगे? बस इस तरह कर सकते हैं कि since you are the founder, ठीक है, you're the owner of the, then that's a single member company. You can secure your own shares and let the other shares get diluted. आप वो डाइल्यूशन की तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है मतलब बी केयरफुल विद द स्टफ दैट बाकी जो शेयर आपके जो शेयर्स हैं वो सिक्योर हैं उसमें, या आपके जो और लोग हैं, और मजीद जो आप किसी को देना चाह रहे हैं वो डाइल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, फुली डाइल्यूशन की तरफ जा सकें। मजीद अगर उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी पावर जो है वो ज्यादा सिक्योर रहे, तो लेकिन वी विल कम टू दैट थोड़ा सा आगे। उसमें सर मतलब अभी जो पर शेयर वैल्यू है वो हमने रखी हुई 100 रुपीज, हाँ 100 रुपीज, ठीक है। तो कंपनी के मतलब फॉर एग्जांपल वो 100,000 की मतलब एक है, वो इनिशियल जो कंपनी स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है उसकी ग्रोथ होनी है, तो डाइल्यूशन की जो शेयर मुझे समझ आ गई है। अब इसमें मतलब कौन सा ऐसा कंसल्ट पर्सन आप रिकमेंड कर रहे हैं? मुझे जाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या कोई लॉयर के पास, कि मैं लोग पूरा मुझे इसके हवाले से ब्रीफ कर दे? तो हु इज द एलिजिबल पर्सन टू गो? लॉयर कुड बी, लॉयर जो है वो आपको जो है ना बेटर इसमें गाइड कर देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आपके जो ऑडिट वगैरह के जो इश्यूज हैं उनको कर सकता है, CCP के जो काम है वो भी कर सकता है, लेकिन आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है बेसिकली वो लॉयर जो है वो आपको इसके लिए चाहिए होगा, और वो आपके कंसर्न्स जो है ना सारे नोट कर लेगा कि यार ये चीजें हैं। We'll come to that as well, क्योंकि हमने इसमें एक स्लाइड इस चीज की भी रखी हुई है कि which lawyers to hire, किस तरह से आप चूज करें कि यार कौन से लॉ फर्म्स या लॉयर जो हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर सूट करेंगे, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट you guys are at the very start, or somewhere in the beginning of your startups, और यहाँ पे बहुत सारी confusions आपको हो रही थी, you don't want to have a lot of information coming up on, or you just want somebody to take care of that. So वो वाली चीज जो है that's I guess in the last slide, second last slide, something like that. So we'll go to that portion as well. All right, thank you for your time. Thank you. Okay. Okay, let me just walk you through this portion of the slide. जैसे कि हमने यही बात की थी कि you have to have a legal entity, लेकिन there are number of legal entities that you can
have. You can get registered yourself and be that. Simple Google भी आप कर लें तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन I'm just giving you a superficial structure of यार कौन सी चीजें जो हैं which are prevailing. Sole proprietorship जो है, that is one man's ownership. Sole का मतलब अकेला बंदा है, proprietorship means the property. Partnership जो है, that is of two types, obviously. Partnership का मतलब है दो से ज़्यादा लोग जो हैं, when they combine and form a firm and they get registered with the registrar of the firms, and वहाँ से वो business start करते हैं और उसके लिए partnership deed जो है basically वो लिखते हैं. तो वो भी अब दो टाइप्स की हो गई है. पहले जो थी वो जर्नल थी, जिसमें ये लाइबिलिटी वाला पोर्शन जो है ये भी नेक्स्ट आ जाएगा. लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड थी उसमें, which means, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, which means कि यार अगर कल को फॉर एग्जांपल there's an issue, आपके ऊपर कोई claims बन रहे हैं या आपके ऊपर कोई चीज, पैसों की चीज कुछ बन रही है, so your personal assets will also be responsible for those claims, not only the business itself. Limited में ये है जो कि SECP ने legislation करके जो है 2017 में there was a new type of partnership that is called as a limited liability partnership, जिसमें liability जो है वो आपकी limited हो जाती है, which means कि आपकी personal assets जो हैं वो इसमें responsible नहीं होते, आपकी सिर्फ company होती है when it comes to bankruptcy or something like that. तीसरी जो एक और important type है जो कि बहुत ज़्यादा important है, that is the company or the corporation. Corporation जो है वो एक बहुत बड़े scale पे चीज़ चली जाती है, लेकिन we will stick to the company. उसमें again there is a public limited company and the private limited companies. Then there is another one that Said Rasool Saab talked about it, that is a single member company. Public limited company जो है, you can issue shares in the stock market, and anybody can can purchase those shares and raise an investment. Private में ये है कि आप publicly IPOs वगैरह नहीं कर सकते, and you can just issue the shares accordingly, जैसे कि आपको सही लग रहा होगा, या according to the shareholders agreement जो कि आपने किया हुआ, and that is also subjected to your articles of association, जहाँ पे जो कि जैसे कहते हैं ना आपके memorandum of understanding, जिसमें आपका पूरा constitution डिफाइन हुआ होता है कंपनी का. And single member company is a company जिसमें एक सिर्फ बंदा होता है. Public में there are more than 5, private में there are more than 2, and 2 to 50, and single में there can be only single person as well. ये सारी चीजें जो हैं, this is a very small structure, but ये सारी चीजें जो हैं, मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि यार हम कौन सी चीज करें, कौन सी ना करें. ये डिपेंड करता है इन कंटिंजेंट्स पे, जो कि नीचे just annotate यहाँ पे. कंटिंजेंट्स जो है ना, उसके कुछ एक ये हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं. वही अगेन लॉन्ग टर्म है आपका प्लान, शॉर्ट टर्म है, आप थोड़े अरसे के लिए जो है लीगल एंटिटी बन के कुछ एक काम करना चाहते हैं, देन यू वांट टू हैव अनदर बिजनेस और यू वांट टू स्टिक टू दैट बिजनेस, एंड वो डिफाइन करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोग देयर को फाउंडर्स, एंड एक बंदे का एक इंटरेस्ट होता है, वो दूसरे बंदे का कोई और, फिर उसके बाद इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, एंड वो बीच में से एग्जिट कर लेता है, और ये जो होता है ही कैन नॉट रन द थिंग अलोन. सो यू नीड टू डिफाइन दैट पॉइंट अपने टीममेट्स के साथ कि यार हम लोग कितने अरसे के लिए किस तरह से कर सकते हैं क्या कुछ, एंड दैट आल्सो कम्स टू दी जिसे कहते हैं ना पर्सनल लेवल ऑफ थिंग्स कि यार you need to understand your team members, your co-founders, their inclinations, whether they can go with you in a long term or not. बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम लोगों ने थोड़े से लिए काम करना है, पैसे जमा करने हैं, then we want to go abroad and do something or study or something like that. So you need to talk about it with your team members कि यार क्या करना है, कैसे करना है. दूसरी चीज़ ये है कि what is your financial goal and what is the growth model? Do you have enough capital to support your business, or do you have
an inclination towards raising an investment. आप लोन लेना चाहते हैं, आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप किधर जाना चाह रहे हैं. So you need to find that, you need to understand that portion as well. Then there are legal enforcements, legal protections, जिसमें आपके पास IPRs, intellectual property rights, next अभी आ रहे हैं. Enforcement जो हैं वो मतलब किस तरह की आप चाह रहे हैं, क्या आप ग्लोबली enforcement चाह रहे हैं, क्या आप nationally कोई चाह रहे हैं, क्या आप locally कोई चाह रहे हैं, क्या चीज़ है. Then there's another thing that is the unique, आपकी USP जो होती है, बाज़ औक़ात आपके पास एक ऐसी product होती है कि जो मतलब that needs to be patented or that needs to have its own copyrights. तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू एड्रेस, यू हैव टू गो टू द राइट बॉडी एंड गेट इट रजिस्टर्ड. तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, जो ऊपर काइम्स हैं, ये और इसके अलावा भी हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग इसी में काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर. ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये डिटरमिनेंट, मतलब ये इनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो ये चीज़ें हैं सारी, कंटिंजेंट्स हैं. सो यू नीड टू आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चंस. आप इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, यू विल हैव द राइट आंसर्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, व्हेन यू डिटरमिन, यू विल नो कि यार हमने कौन सी चीज़ करनी है. ओके, एक तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारी कवर हो गई है. अच्छा, now we come to the another part, that is the regulations, management, compliances. कंपनी आप बना लेते हैं या आप एक फर्म रजिस्टर कर देते हैं, तो आपके पास बहुत सारे compliances जो है ना, अपने आप, you have to comply to those regulators, and how do you okay. So मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, आ रही है. जी आ रही है. okay, thank you. There are two types of regulations. There are two types of regulations that you have to manage in your startup. वो उसी के साथ compliances भी फिर आते हैं. एक है इंटरनल और दूसरा है जिसको मैंने, मतलब आप लोगों की आसानी के लिए, वैसे तो एक पूरी लिस्ट बन जाती है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल में उसको बाइफरकेट कर दिया. एक जो है वो इंटरनल है, जिसमें आपके पास आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम आगे जाके कवर कर रहे हैं. आपके को फाउंडर्स या पार्टनर्स जो हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि इंटरनल आप लोगों का सब कुछ चल रहा होता है. दूसरा जो है इन्वेस्टर्स जो आपकी फर्म के साथ अटैच हो जाते हैं, या आपके वेंचर में, आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं. तीसरा जो है एम्प्लॉइज हैं. रिसेंटली देयर वाज एन इशू जिसमें एम्प्लॉइज जो थे, उनका एक इशू बना था, एंड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट. तो कहने का मतलब ये है कि यू नीड टू फिगर दैट थिंग आउट. यार कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने, या आप लोग लिख लें, या फिर स्लाइड जो है गिव इट फॉरवर्ड. आर्टिकल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. ये भी हम बाद में आ रहे हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ क्लू कि आर्टिकल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिकली योर बायलॉज ऑफ द articles of association are the bylaws of your company, that how you're going to run that company, and that actually comes under the memorandum of association. Memorandum of association जो है, that is the constitution of your company. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जरूर इसको और से देखना होगा. आसिफ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये जब एससीसीपी का प्रोसेस करते हैं तो ये हम फिल करते हैं ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और बनाते हो ये जी, तो ये उससे कोई मुख्तलिफ है या ये वही है जो आप बता रहे हैं? ये वही है एग्जैक्टली, ये वही है. ठीक, ये वही है. और उसके साथ एसएचए मैंने शॉर्ट करके लिखी, दैट इज द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी हम आगे जाके थोड़ा सा इसको कवर करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, एंड आई वांट कि यार इस लिमिटेड टाइम पीरियड में
आपको एक क्लू कम से कम मिल जाए, आपको एक जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो चीज़ जो है एड्रेस हो जाए, क्योंकि बंदा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज तो थोड़ा बहुत साथ साथ और भी ले लेता है, लेकिन अगर बंदे को पता हो कि यार हाँ ये चीज़ भी थी जिसके बारे में बात हुई, तो दैट इज़ व्हाई आई एम थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी उसको कवर कर रहा हूँ ताकि सब कुछ कवर हो जाए। तीसरा जो है दैट इज़ इंटरनल, जो कि आप लोगों को चीज़ आती है, दैट इज़ क्लाइंट और टेक्नोलॉजी फर्म में देयर आर टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स। आप लोगों के क्लाइंट्स हैं, सोलर के फॉर एग्जांपल जैसे ताबिश ने बात किया, यू हैव अ क्लाइंट एंड उसके साथ कोई ना कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि यार हाँ ये चीज़ है, हम इस पे काम करेंगे, इस तरह करेंगे, ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो काम सही नहीं होता या there's a problem with the work or with the product or the services, sorry, तो वहाँ पे किस तरीके से जो है ना वो क्लेम्स और वो लायबिलिटीज जो हैं आप एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपके पास टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स जो हैं वो डिफाइन होने चाहिए कि आप किन टर्म्स और किन एग्रीमेंट्स पे एक एक प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो देंगे। So that is an important chapter in the internal compliance part. फिर उसके बाद आ जाती है रिपोर्टिंग कि आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम जो आपके इंटरनल चल रहे हैं, आपकी इंटरनल ऑडिट जो अपनी चल रही है, वो आप लोगों ने उसको जो है ना कंप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर आपके फाइनेंसेस जो हैं वो सही डायरेक्शन में या सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट, तो वो उन चीज़ों को नोट करते गए, देयर इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो वो इंटरनल चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है कि ये probably outsource it, or probably there's a person who has a bit of knowledge about the finances or something, they can take care of it, but you need to have that disciplined way of accounting. लीगल में फिर आपकी ऑब्वियसली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो आ जाते हैं, या फिर आपकी आर्बिट्रेशन जहाँ पे आ जाती है, मेडिएशन आती है, उसके लिए आपको एक लीगल काउंसिल, कोई भी काउंसिल जो है वो आप ले सकते हैं। तो वो भी आपकी इंटरनल ही सारी जिसे कहते हैं ना चीज़ एक बन रही होती है, उसी में आता है। आउटसोर्स पार्टनर्स भी मेरे ख्याल से इसलिए इंटरनल में आते हैं क्योंकि दैट इज़ आप उसको इंटरनली इन चीज़ों को जिसे कहते हैं ना एड्रेस करना, वो एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस पॉइंट पे किसी आउटसाइड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया या फिर एडीआर्स हो गए, इस तरह की चीज़। तो और साथ ही इसके साथ जो है ना वेंडर्स भी आपके आ गए, आप जिन लोगों से चीज़ें खरीद रहे हैं या उनके साथ आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो इंटरनली ही आपका कनेक्टेड होता है उसके साथ सारा कुछ, देयर आर वेंडर एग्रीमेंट्स, तो वो सारा कुछ आपका इंटरनल चल रहा होता है। और ये सारा कुछ मैं इसलिए इसको इंटरनल में डाला है क्योंकि दीज आर द प्राइवेट पीपल। एक्सटर्नल में बेसिकली आपके पास गवर्नमेंट, मोस्टली एंड मेनली गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं और ज़्यादातर मसले वहाँ पे हम लोगों को आ रहे थे। इंटरनल तो सारे लोग अपने अपने सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नल की जहाँ तक बात आती है, देयर सेट रेगुलेशंस, देयर वेरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप लोगों को ये दो पोर्शन जो हैं इन चीज़ों को कवर करना या इनको कम से कम जिसे कहते हैं ना गौर से एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप्स में शुरू में तो बंदा बड़ी अपना जो है ना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज पे फोकस कर रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें बंदे से मिस हो जाती हैं। तो दीज थिंग्स आर दैट्स व्हाई इम्पोर्टेंट। एक्सटर्नल में नंबर वन ये है कि जुरिसडिक्शन जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हैं, कोई और तरह की चीज़ कर रहे हैं, एंड आपकी जुरिसडिक्शन जो है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, लाहौर है, इट्स नॉट पेशावर, सो वहाँ पे जो टैक्सेस हैं ऑब्वियसली वो सेल टैक्स जो है या सर्विसेज टैक्स जो है वो डिफरेंट होंगे, या आप कहीं और किसी और मुल्क में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उसके एक्सटर्नल उसका जो जुरिसडिक्शन है उस पर्टिकुलर एरिया का, उसका लॉ क्या कहता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में। फॉर एग्जांपल दैट कैन बी अ वेरी weird example, but still, कुछ jurisdiction में, कुछ मुल्कों में या कुछ जगहों में, you can do some businesses which you cannot do here, and there can be some businesses which you can do here in Peshawar or in Pakistan, but you may not be able to do it abroad, or city wise या province wise भी difference आ सकता है।
तो यू नीड टू नो कि यार आपकी प्रोडक्ट जो है या आपकी सर्विसेज जो है वो उस जुरिसडिक्शन में फिट बैठती हैं नहीं। हो सकता है आप कोई इस तरह का बिजनेस कर रहे हो जो कि you know that is related to information sharing, and you know there can be privacy laws that can halt or that can sabotage your product or service. So you need to know that. Then there are taxes, provincial and federal. KPRA is here, you know, that regulates the provincial taxes in sales, services and products, and federal is the, you know, the FBR. कस्टम्स आ जाती है, उसके कस्टम्स बेसिक एफबीआर के साथ ही आती है, तो कस्टम्स हो गई, आपकी एफबीआर हो गई, और ये सारे रेगुलेटर्स जो हैं इसके अंदर आपके पास जो है थोड़े बहुत लिखे हुए दैट इज एससीसीपी है, एफबीआर है, केपीआरए है, नैब है। अब आपने शायद सुना होगा ओमनी ग्रुप जो था दैट हैड प्रॉब्लम कि जिसमें यू नो देयर वर फ्यू ट्रांजैक्शंस एंड दे केम अंडर द नोटिस, एंड that was a technology firm, you can say, but that came under the national accountability. फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उनके अपने बायलॉज जो हैं उसके मुताबिक वो चीज़ होनी चाहिए, यूबीआई है, लेबर लॉ है, तो इस तरह के बहुत सारे रेगुलेटर्स जो हैं वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को किसी कहते हैं ना ट्रिम कर रहे होते हैं, आपके मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो यू नीड टू नो कि यार ये चीज़ जो है दैट इज अ फिट सेट फॉर द जुरिसडिक्शन और नॉट। अगेन वही वेंडर्स वाली चीज़ जो थी रिपोर्टिंग में मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स में डाली हुई है यहाँ पे भी कि यार हाँ आउटसाइड है तो यू नो वेंडर की कॉन्ट्रैक्ट्स जो है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, चूंकि इंटरनली रिलेटेड है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एनफोर्समेंट पार्ट obviously the vendors can go to the regulators or they can go to the courts. You know, there's a breach, there should be enforcement or the specific performance of the contract. तो ये चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए अपने पास। उसके बाद जो है सबमिशंस आ जाती हैं कि यार आपने मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ सबमिशंस करनी होती हैं, आपकी एजीएम्स जो हैं वो आपने रिपोर्ट करनी होती है सीसीपी में। इसके अलावा अगर आपके आर्टिकल्स में कोई चेंजेस आएंगे हैं तो वो आपने सबमिशंस करनी होगी। दीज कंप्लाइंसेस जो हैं सबमिशंस में जो आ जाती हैं, ये इन रेगुलेटर्स के साथ आपने शुरू में ही आपने अपने एक सेट प्रोसीजर रखना है कि यार ये चीज़ें जो है हमने टाइमली एड्रेस करनी है। हमने सिर्फ हमने प्रोडक्ट पे डेफिनेटली फोकस करना है, लेकिन दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट। ये ना हो कि हमसे ये चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ें मिस हो जाएं एंड बाद में देयर अ chaos, जैसे कि हमने पहले इसका जिक्र किया था। सो देयर इज अ चेन ऑफ प्रोसेस। जब आप कोई चीज़, कोई डिसीजन ले रहे हो, देयर इज अ बोर्ड you know that is taking decision upon something. You have to filter it, you have to go in this way. First of all, you have to see the regulators. Obviously regulators जो हैं उस particular jurisdiction में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। You have to check, ये checklist है एक तरह की कि जहाँ पे आप external में जो regulators हैं उनमें उनको देखेंगे क्या आपकी प्रोडक्ट की सर्विस से जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी बोर्ड डिसीजन ले रहा है वो उसको कंप्लाई करता है या नहीं। सेकंड, अगर यस हो जाता है तो फिर यू हैव टू गो टूवर्ड्स दी शेयर होल्डर एग्रीमेंट, और इसके साथ साथ खैर मैं ये भी लिख देता हूँ कि आपकी अपनी कंपनी के जो मेमोरेंडम्स हैं या आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक वो चीज़ सेट बैठती है नहीं, और या फिर इसके अलावा कोई और अदर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसको फॉलो करते हैं नहीं। क्या आप जिस वेंडर एग्रीमेंट में इंटर हुए थे वो सिर्फ आपको लिमिट कर रहा है कि यार उसी वेंडर के साथ काम करना है, या फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है और आप दूसरे वेंडर्स के साथ भी काम कर सकते हो। सो यू हैव टू सी कि यार वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उसको यस कर दें। Then it comes to the board of directors on voting and you know that's the right decision and we have to go through it. So that is a chain of process, थोड़ा सा जो मैंने आपको इसमें बताया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो चाह रहा था कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को देख लें थोड़ा सा, वो ये है कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ की अंडरस्टैंडिंग्स दैट थोड़ा सा मैंने जस्ट उसका एक बनाया हुआ था ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ के बारे में लीगल अंडरस्टैंडिंग रहे कि यार अगर हम किसी चीज़ में इंटर हो रहे हैं तो उसका बेसिकली मतलब है क्या। क्योंकि जनरली हम एक चीज़ को ले रहे होते हैं लेकिन उसमें काफ़ी बड़ा एक फलसफा होता है। तो एक तो ये चीज़ है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट
एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम ओके कॉन्ट्रैक्ट में एक सेकेंड, हाँ ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम थोड़ा सा आगे भी आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली बहुत से कहते हैं ना, सिंपल उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एनी एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल एट लॉ। अब कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब मैं और मेरा दोस्त कहते हैं कि यार चलाओ हम जाते हैं खाना खाने, एंड मैं नहीं जाता, सो दैट इज एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। बट हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार हाँ मुझे तुम ये चीज़ दोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, एंड हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, एंड देयर विटनेसेस एज वेल, एंड दैट इज somehow enforceable at law. स्टाम्प ड्यूटी की जहाँ तक बात है, जो कि खबर ने शुरू में ये बात बताई थी, उस पर भी फिर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। सेकेंड थिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप लोगों की प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं, डू दे कैरी एनी IPRs? आपकी क्या यूनिकनेस इस तरह की है कि जो कि कोई और बंदा कॉपी कर सकता है या वो नहीं कर सकता? आप लोगों के ट्रेडमार्क्स जो कि वो भी आ जा रहा है, ट्रेडमार्क्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ब्रांड नेम है, स्लोगन है, कोई और बंदा कॉपी ना कर ले, आप लोगों का बिजनेस एक फ्लरिश कर रहा हो, एंड एकदम से कोई और बंदा जो है, कोई और पार्टी जो है वो उसको कॉपी बना ले उसकी, एंड आप लोग उस वक्त जो है यू नीड टू नो कि यार यहाँ पे IPR का इशू है। सो एक ये चीज़ हो गई। देन एथिक्स आ गए, मार्केटिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, जैसे कि अभी रिसेंटली साइबर लॉज और इन चीज़ों में, साइबर लॉज जो थे उसमें ये चीज़ आई थी कि यू नॉट स्पैम, SMS मार्केटिंग बड़ी ज़्यादा होती, प्लेथोरा ऑफ मैसेज, सुबह उठ when प्लेथोरा ऑफ मैसेजेस आ रहे होते थे, आ रहे हैं अभी भी इनफैक्ट, लेकिन मार्केटिंग जो है दैट शुड बी एथिकल एज वेल। हर एक बिजनेस जो है, बिकॉज आई हैव हैड बैकग्राउंड ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस एज वेल, तो मार्केटिंग जो है दैट शुड फॉलो द एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। आप लोगों की मार्केटिंग जो है उसमें ये दो एलिमेंट जरूर होने चाहिए। अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी बंदा अगर फॉर एग्जांपल मैसेज बहुत ज़्यादा कर रहा है, एंड साइबर लॉ के अंडर मतलब ये चीज़ है कि स्पैमिंग जो है वो इस तरह से अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आपको रुक जाना होता है, लेकिन that can be a problem for your business, a big problem can be, and उसके साथ साथ फिर एक नेगेटिव जिसे कहते हैं ना स्टिग्मा अटैच हो जाता है, जो कि आपके बिजनेस के लिए जिसे कहते हैं नेगेटिव एक प्रपोजिशन बना देती है। नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। फिर उसके बाद क्लेम्स रिड्रेस मैकेनिक्स, फॉर एग्जांपल मेरे सामने अभी ताबिश का बिजनेस जो है वो सामने आ रहा था, सोलर एनर्जी का। तो when you're giving a product or a service, so what could be the mechanics कि जहाँ पे for example वो product जो है it fails to serve, तो वहाँ पे क्या mechanics होंगे उसके, किस तरीके से वो terms and agreement जो शुरू में हमने बात की थी वो हमें शुरू में बनानी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई claims होते हैं तो उसको किस तरह से address किया जाएगा। अच्छा, then there's the liability part, the limited liability and the अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपका लॉस होता है कंपनी का, तो वो जो है अगर लिमिटेड है तो आपके पर्सनल कोई एसेट्स को टच नहीं करता, एंड अगर अनलिमिटेड है देन टचेज इट। सो शुरू में हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता है, बट वी नीड टू हैव दिस थिंग इन आवर माइंड। देयर आर नंबर ऑफ लॉज that can be related to your field, but some of the laws जो मैंने थोड़े से यहाँ पे jot down किए हैं, company law है, labor laws है, and then relevant product के अपने laws होते हैं, जैसे कि energy engineering sector से related PEC की बात हुई थी, तो उसमें उस particular product की से related laws जो है वो आ जाते हैं। Then there is general laws. You cannot do business of something that is prohibited over here in Pakistan. So, the general laws जो है वो भी prevail कर रहे होते हैं, क्योंकि common knowledge भी होती है basically. Then there breach of information का जो एक portion है कि अगर आपके पास information आ रही होती है, वो सभी आपके पास एक list बन रही होती है, so अगर breach होती है तो electronic and cyber laws जो हैं वो वहाँ पे they come into action.
सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो है उनके टर्म्स एंड एग्रीमेंट जो हम शुरू में एग्री कर जाते हैं, देयर नंबर ऑफ थिंग्स वो क्या कह रहे हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या आप वो चीज़ सोशल मीडिया के जरिए से कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप किन टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पे आपने वो मतलब क्या वो फिट बैठ रहा है टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पे या नहीं। Then there are a number of things. Pakistan Environmental Protection Act है, Industrial Relationship Ordinance जो कि basically labor उसके साथ काम करता है, Electronic Crimes Act, Electronic and Cyber Electronic Copyrights Act, Electronic Copyrights Act, labor law है, then intellectual property rights है, alternative dispute resolution है, contract act है, partnership act है, sales tax, income tax, trademarks act, copyright ordinance है, universal copyrights convention जो है वो भी एक है इसमें, limitation act जो है that is related to कि यार अगर आपका कोई claim है तो there has to be there is a limited period of time जिसमें आप उसको जो है ना complaint उसकी raise कर सकते हैं। limitation के बाद जो है for that thing limitation act 1908 जो है वो वहाँ पे act करने लग जाता है, तो you need to have a bit of knowledge about it कि यार limitation भी होती है, and that is छोटी चीज आपको बता दूं, that is a mixed question of fact and law। फैक्ट ये है कि आपकी नॉलेज में चीज आई है एंड वहां से फिर जो है ना लिमिटेशन आपकी स्टार्ट होती है, सो यू नीड टू क्लियर दिस थिंग व्हेन यू देन देयर इज अ रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस आ जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कोई भी चीज कोई भी क्लाइंट आपके खिलाफ सिर्फ इस बात पे जा सकता है कि यार दिस प्रोडक्ट डिड नॉट सर्व मी, तो उसके लिए ऊपर जिस तरह मैंने बात की थी क्लेम रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो आपको डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि हमारे रीजन में लोग कम लिटिगेशन की तरफ इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, कंज्यूमर लॉस की तरफ, लेकिन द ट्रेंड इज ग्रोइंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, सो यू नीड टू हैव bit of knowledge to be, and later on आपको you can just go and ask a lawyer, or you can have the act there and you can read it and you can learn about it, so you need to have a bit of information regarding that। इस चीज में यहाँ तक किसी का भी सवाल हो so they can ask। जी boys, जिनका question है they can unmute themselves and ask questions। Okay। जी वालेकुम सलाम, अवैस आपकी आवाज आ रही है, हमें बोले। अवैस आपने क्वेश्चन करना है? We can take his question later on। हमारे पास टाइम असल में थोड़ा शॉर्ट है and I want कि यार मैं थोड़ा सा हेलो जी अवैस साहब। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ज़रा काइंडली दोबारा आप समझा दें कि मतलब हाउ कैन वी इसके ज़रा एलेबोरेट करें काइंडली अगेन। ये हमारे पास नेक्स्ट एक स्लाइड है एंड दैट्स व्हाई सही श्योर बस हाँ सही मैं तरफ आ रहा हूँ। Let's go forward। We can take questions। I want to ask a question before you go forward। You talked about ethical marketing, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी मतलब जो बड़े ब्रांड्स हैं, यूनिलीवर वगैरह इस तरह के ब्रांड्स, तो इफ वी लुक इनटू देम तो वो अपने जब एक प्रोडक्ट का एड रन करते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। जैसे फ्यू इयर्स बैक एरियल और सर्फ एक्सेल ये काम कर रहे थे, वो उनकी एड में व्हेन दे यूज्ड टू से कि दूसरा वाला महंगा पाउडर, तो वो डायरेक्टली शो करते थे कि हम इस सर्फ को टारगेट कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर बोथ ओन्ड बाय द सेम कंपनी। I actually could not hear the question properly। However, can you just take the question in the chat and we can later on talk about it? Sure। Sana, I guess आपका mic द्वारा mute हो गया था। Just type the question in the chat box, then we'll answer it afterwards। Okay, let's go forward।
as Khabar told me about it, कि there are number of tech companies over here, तो उनसे related जो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से सबको apply हो सकती हैं apart from the software agreements, हाँ, and the NDAs as well. Software agreements जो हैं that are particularly related with the technology firms. Software में obviously anything that is intangible or incorporeal, वो चीज़ें आ जाएंगी. And अच्छा, incorporation agreements हो गए. इसके साथ साथ जो आपकी intellectual property assignment agreements हैं कि जो आप लोगों ने चीज़ें जो है रजिस्टर्ड की हैं उनके क्या agreements जो हैं वो settled हुए हुए हैं. इसके साथ जो आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आता है, नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट आता है, वो एक चीज़ बीच में आ जाती है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी आउटसाइड पार्टी के साथ, वो एग्रीमेंट यहाँ पे आता है. इसके अलावा वेंडर्स एंड सप्लायर्स एग्रीमेंट और ये सारी और जो बाकी एग्रीमेंट्स हैं, they are pretty much prevalent to all kind of companies. Okay, let's move ahead. अच्छा, there are some थोड़े से इस तरह के की टर्म्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी इसमें बता दूँ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है आप लोगों का हो जाता है, उसके अंदर यूज होते हैं and people should know about it. There are 2-3 others जो कि आगे आ रहे हैं. एंटी डाइल्यूशन जो है बेसिकली आपके शेयर्स जो हैं, एक नंबर ऑफ शेयर्स हैं लेकिन दे कैन बी डाइल्यूटेड, उनकी वर्थ जो है वो कम हो सकती है अगर उसमें डाइल्यूशन का क्लॉज डाला गया, फुली डाइल्यूशन का क्लॉज डाला. व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन सिक्योर योर शेयर्स एंड लेट द अनइश्यूड शेयर्स have the liberty to be fully diluted. Facebook का एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल थी जिसमें the co-founders had their shares जो कि dilution की तरफ चले गए थे, and their shares actually reduced from I guess 30% to less than 10%. उसकी वजह से उनकी पावर जो थी वो बहुत कम हो गई थी because anti dilution clause जो था वो उसमें उनके लिए अप्लाई नहीं हो रहा था. Then there are ESOPs, employee stock ownership, जिसमें एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज को अपने एम्प्लॉइज को एक बेनिफिट दे सकती है कि यार लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सैलरी इंक्रीज नहीं चाहते तो वी कैन गिव यू द स्टॉक ऑप्शंस, हम आपको शेयर्स इशू कर देते हैं उसके अंदर एंड यू विल हैव मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो ESOPs इज देयर. इसके अलावा जो बोर्ड सीट्स हैं, क्या आपका जो एग्रीमेंट है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो है उसके अंदर आपके पास बोर्ड सीट्स का ऑप्शन है या नहीं है? क्या can you hear me because the light is Yes, we can hear you and we can see you as well. okay. All right. Next is the founders lock-in period. अक्सर ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट या फाउंडर्स का एग्रीमेंट हुआ होता है और उसके अंदर एक क्लॉज डाला जाता है जिसको कहते हैं फाउंडर्स लॉक-इन पीरियड. कि यार एक फाउंडर है वो इतने अरसे के लिए डेफिनेटली काम करेगा और उससे पहले वो एग्जिट नहीं कर सकता. So founder lock-in period जो है that is also a clause which is sometimes used. And इस चीज़ को थोड़ा सा आपके ज़हन में सिर्फ होना चाहिए अभी के लिए. राइट टू द फर्स्ट रिफ्यूजल की जब आप जो है शेयर्स जो हैं वो बेच रहे हैं तो द इन्वेस्टर्स और द अदर शेयर्स मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी हैव द राइट ऑफ द फर्स्ट रिफ्यूजल की अगर वो रिफ्यूज कर दें देन इट गोज टू द थर्ड पार्टी. एक्सपल्जन्स जो हैं वो ये हैं कि एक बंदा है वो एक एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई भी है ना, ही इज a director or he is a shareholder and वो काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा and he has the shares and उसके लिए एक्सपल्जन जो है वो किस तरीके से
हो सकती है, क्या उसके शेयर्स को डाइल्यूट किया जाएगा, क्या उसके शेयर्स खरीद लिए जाएंगे। सो वो वाली क्लॉज जो है आपके शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में या को फाउंडर्स एग्रीमेंट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट यू नीड टू एड्रेस दोस इश्यूज एंड यू नीड टू नो कि यार इस तरह का क्लॉज भी हो सकता है। Then there's the data and MIS sharing agreement. आपके investors होते हैं, basically they want कि यार आपकी management information systems जो है उनकी जो knowledge है उनकी जो updated जो भी चीज उसकी बन रही है डेटा की, वो उनके साथ एग्री, मतलब अक्सर ये होता है कि इन्वेस्टर्स बार बार कह रहे होते हैं कि यार हमें आज दो कर दो, आज दो। यू नीड टू हैव एन एग्रीमेंट विद देम कि यार हम एक सेट पीरियड पे आपको वो डेटा जो है वो शेयर करेंगे, ताकि केओस आप लोगों की ना बने। सो कुछ एक चीजें यहाँ पे हैं और उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करेंगे इसको। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ यू नो जस्ट बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट, सो कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली इसमें जैसे कहते हैं ना बेसिकली 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म जो है उसके अंदर ये सारी है, जिसमें आपके पास एक कंसिडरेशन है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसमें देयर इज ऑलवेज कंसिडरेशन इज एनीथिंग दैट कैन बी एन अमाउंट, दैट कैन बी अ सर्विस, दैट कैन बी अ प्रोडक्ट, एनीथिंग हो सकती है। there should be a consideration, then it has to be offered and it should be accepted by the person who is entering into the contract. It should be lawful as well. कोई चीज अगर unlawful होगी तो the contract would be void. And then there should be a capacity, जिस बंदे के साथ आप enter हो रहे हैं contract में, age wise उसकी capacity होनी चाहिए, उसकी soundness होनी चाहिए, he should not be or she should not be insane, उसकी जिसे कहते हैं ना working capacity होनी चाहिए। and क्योंकि अगर एक बंदा जो है he is under influence and he is entering into a contract, so that becomes voidable. Then there is the intention, उस बंदे की intention भी होनी चाहिए उस contract में enter, ये ना कि that is coerced, that is forced. So intention is also important. Then there basically two types of contract, implied and express. Implied जो है वो basically ये है कि आप एक काम कहते हैं कि यार इस तरह से हम कर लेते हैं and मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम मुझे ये सर्विसेज ये पैसे दे दो। उसमें आप रिटर्न में नहीं जाते, लेकिन जाना चाहिए, but that is implied, समझा होता है बंदों ने, and that is पता होता है। लेकिन एक्सप्रेस में ये है कि you jot it down. Then there is another one, that is the void and the voidable. Void basically ये है कि that is null and void from the start. उसमें कोई भी चीज जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकती। voidable ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप है उसमें कोई इस तरह की चीज है जो कि अगर हटा दो या उसको चेंज कर दो तो वो ठीक हो सकती है, तो that is voidable. Then there are saving clauses कि यार इवन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का एक कोई क्लॉज जो है अगर इन्फोर्सेबल ना हुआ तो बाकी सारा कुछ जो है वो इन्फोर्सेबल होगा, दैट इज अ सेविंग क्लॉज। फिर उसके बाद वेविंग क्लॉज आ जाता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल एक क्लॉज जो है वो हम लोग उसको डाल रहे हैं, उसकी वजह से अगर हम दूसरे बंदे को भी लायबिलिटी आती है इस पर्टिकुलर क्लॉज की वजह से, तो वो वेव ऑफ हो जाएगी इस टाइम पीरियड तक या इस प्रोपोर्शन तक। तो ये कुछ एक चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स। non-competes is a very common thing. Non-competes, non-solicitation and non-poaching, somehow the same thing. Non-competes में ये आ जाता है कि यार आप जो काम कर रहे हैं, जब तक आप उस बिजनेस का रिलेटेड हैं, आप कोई और उसी तरह की सेम इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, या फिर आप अगर उस कंपनी से निकल जाते हैं तो आप एक टाइम पीरियड के लिए, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर, आप सेम इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। या फिर इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि एक जुरिस्डिक्शन डिफाइन हो जाती है कि यार आप इस बिजनेस के हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर की रेडियस में वो काम नहीं कर सकते। सो नॉन कम्पीट में मुख्तलिफ तरह के जैसे कहते हैं ना डोमेन्स बंदा सेट कर सकता है।
दूसरा जो है नॉन सोलिसिटेशन ये आ जाती है कि यार अगर फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सॉरी इस वजह से आ जाता है नॉन सोलिसिटेशन, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस छोड़ देते हैं उसके बाद जो है आप उस बिजनेस के क्लाइंट्स जो हैं वो प्रीवियस बिजनेस जिसमें आपने काम किया होता है उससे रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं आप उसको अप्रोच करते हैं, यूर लाइक मैं यहाँ से ये क्लाइंट्स अपने लिए ले, सो दैट इज द नॉन सोलिसिटेशन पार्ट. नॉन कोचिंग की तरफ हम खैर बाद में आ जाते हैं, इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. एग्जिट क्लॉजेज ये हो सकते हैं कि जो पार्टीज इंटर हो रही हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में वो किस तरीके से एग्जिट होगी, उनका मैकेनिज्म किस तरीके से सेट होगा, क्या उनके शेयर जो हैं वो खरीद लिए जाएंगे, क्या वो डाइल्यूट हो जाएंगे, क्या उनके अगर वो काम नहीं करते, वो जो है एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है, तो उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा. Then there are the articles of association and memorandum of association. तो ये तो थोड़ा सा कवर हो गया. I just want कि मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं. Then there's the investors agreement. These things you should really take care of because ये बड़ा ज़्यादा मसला बनता है. The drag along and tag alongs. ड्रैग अलोंग राइट्स जो हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है एंड दे वांट टू सेल इट टू अ थर्ड पार्टी, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू सेल इट टू द थर्ड पार्टी, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी अपने शेयर्स बेचेंगे लाजिमी उस थर्ड पार्टी पे. It's very clear from the name कि majority it drags you. The minority ये basically majority shareholders के फेवर में जाती है बात कि अगर वो बेचना चाहते हैं वो बेच देते हैं, तो फिर जो minority shareholders हैं वो भी अपने shares बेचेंगे. तो drag along works like that. Tag along ये है कि that actually favors the minority shareholders. अगर एक majority shareholder जो है वो एक अपने shares बेच रहे third party को, तो unless until the purchaser, the buyer, the prospective buyer purchases from the minority shareholders, तो तब तक unless until that वो नहीं बिक सकते. तो tag along जो है वो minority को भी शेयर वो करते हैं, सिक्योर करते हैं, and then obviously the majority shareholders जो है वो minority के साथ they come to an agreement or negotiation patterns define हो जाते हैं वहाँ पे कि यार अगर हम लोगों ने बेचना obviously there's a tag along, so you'll have you should sell it as well, and must की बजाय you should पे आ जाते हैं. Then there are term sheets जो कि आपकी basically investors agreement से पहले एक term sheet बनती है, and वो agreement जो है वो term sheet जो है वो basically ये define करते हैं कि हम किन terms and conditions पे ये investors agreement करेंगे. सीड कैपिटल बेसिकली ये चीज़ है कि कितना इन्वेस्टर्स जो है वो सीडिंग उसमें कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनिशियल आपके लिए कितनी ज़्यादा उसमें सीडिंग्स हो रही हैं. क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो दो चीज़ों के लिए बेसिकली बनती है, दैट इज अ कन्वर्टेबल लोन और एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट. कन्वर्टेबल लोन वो ये है कि बाद में जाके या तो वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है या वो किसी और शक्ल में इक्विटी जो है वो परचेज हो जाती है, दैट इज अ लोन. या फिर उसके मुताबिक ये कि देयर इज अ इंटरेस्ट रेशियो ऑफ दैट लोन कि यार वो जो है किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए या फिर किसी एसेट में कन्वर्ट हो जाए कंपनी की. सो दैट इज अ कन्वर्टेबल लोन. या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट जो है वो शेयर्स जो है ना वो उस कंपनी में खरीदे जाते हैं. डाइल्यूशन ऑफ द शेयर जो है उसकी तरफ हम आ गए हैं कि उसकी वजह से जो आपका EPS होता है अनइश्यूड शेयर ओवर प्रेफर्ड शेयर्स, वो जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आपके शेयर जो हैं वो डाइल्यूट होने लग जाते हैं, आपकी शेयर्स की वर्थ जो है वो कम होने लग जाती है. सो डाइल्यूशन, पूरी डाइल्यूशन का बेसिकली ये एक मतलब वो होता है. शेयर होल्डर्स में नेक्स्ट उस पे आते हैं. एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगेन मैंने बात कर दी थी कि नॉन कम्प्लीट है, रेजोल्यूशन टाइम फ्रेम है, इंसॉप्स एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान होते हैं. ये चीज़ें आप जहन में थोड़ा सा रखिएगा. ADR जो है बेसिकली आर्बिट्रेटर एंड एनफोर्सबिलिटी मैकेनिज्म, कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट इंटरनली आता है तो वो आप किस तरीके से एक फोरम बन सकता है जिसमें एक आर्बिट्रेटर और एक थर्ड पार्टी होती है और वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है. तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं
एंड उसके लिए एक मैकेनिज्म जो है वो आपके को फाउंडर्स एग्रीमेंट में होना चाहिए कि यार किस तरीके से ये चीज़ या सॉरी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये चीज़ आप अगर डालते हैं तो वो आप उसमें मैकेनिज्म भी डिफाइन करें, जुरिसडिक्शन भी प्लीज उसमें ज़रूर उस जगह की डिफाइन करें जो आपको सूटेबल हो। ऐसे भी होता है कि यार इन्वेस्टर्स जो अपनी विजिबिलिटी को देख लेते हैं कि यार हम लोगों ने ये चीज़ जो है maybe are based in Lahore and the startup is based in Peshawar, so you know the resolution dispute resolution जो भी कमेटी में बैठेगी वो लाहौर में होगी, that is a very difficult thing to do. तो वो चीज़ भी इसमें ज़रूर नोट कीजिएगा। ओके, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। I think we are sort of short of time, but you know I'll just walk you through it and जल्दी से। एक तो ये है कि आपके शेयर्स होल्डर्स एग्रीमेंट बेसिकली ये है कि आप लोगों के जो शेयर होल्डर्स इसमें आ रहे हैं, sorry, time, okay, guys, let me log the slide and hold on, let me shareholders agreement की तरफ खैर हम next session में आ जाएंगे। I'll just walk you through and there's a checklist as well that I actually made. Property rights पे, intellectual property rights पे there was a question and there are a number of copyrights, sorry, there are a number of intellectual property rights जिसमें copyrights आ जाते हैं, trademarks आ जाते हैं, there are signs that distinguish you from the other goods and services, there are patents, there are trade secrets and there are industrial designs, geographical indications, जो कि एक नया आजकल एक IPR बना हुआ है, and उसके लिए जो body है that is the Intellectual Property Rights Organization of Pakistan, and there's WIPO as well, World Intellectual Property Rights Organization, and there's a tribunal that addresses your complaints or questions or queries. तो इसकी रेमेडीज भी है मैंने डिफाइन की हुई थी, लेकिन we'll just skip that for the moment. There is another thing that I actually made for you guys. There's a legal SWOT. Probably you'll have to skip that for the moment. Okay, let's come to the last portion. Normally people say that कि हमें लॉ का नहीं पता था. So there is a very famous maxim that ignorance of law excuses no one. Ignorantia legis neminem excusat. आप ये नहीं कह सकते कि आपको लॉ का नहीं पता. तो it's better to avoid a problem than to solve a problem. आप लोगों को लॉ का थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बाद में एक प्रॉब्लम बनने से बेहतर है कि आप शुरू से उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन रेज हुआ था कि यार कौन से लॉयर्स किसके पास जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ है जो जिस लॉ फर्म को या लॉयर को आप हायर कर रहे हो उसमें एक तो ये कि लोकेलिटी बहुत मैटर करती है। बाज़ औक़ात एक दोस्त एक क्लाइंट इस तरह के थे कि जो कि दे वर फ्रॉम लाहौर एंड देयर वाज़ अ वेरी इट वाज़ डिफिकल्ट टू कम्यूट एंड मुश्किल हो जाता था कि यार हम लोग वहाँ जाएँ, फिर ऑब्वियसली वो बजट भी उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो लोकेलिटी जो है that matters. It's very easy to address a problem with a lawyer who is in your locality. ये आप चीज़ एक नोट कीजिएगा क्योंकि इसके बगैर मुश्किल हो जाता है। बजट आप अपना देखिएगा क्योंकि whatever agreement or documentation that you're going to do may or may not have a price tag to it. तो कुछ law firms या lawyers हैं, they might charge you a lot, and some would charge you lesser than that. So you need to know कि आपका budget कहाँ पे fix हो रहा है. And the other fact is that can you do it yourself? For example, simple basic agreements हैं. Probably you do not need to have a lawyer for that. You can just Google it and you can have a number of samples. And जो चीज़ें हमने शुरू में कवर की थी आप उसको उस पर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें तो you can do it yourself. So that can save you a lot of cost.
देन इवेल्युएशन आप किस तरह से करेंगे उस पर्टिकुलर लॉयर की या लॉ फर्म की। नंबर वन जो कि है दैट इज द वर्कलोड, उस बंदे के पास काम कितना है, क्या वो आपको इतना टाइम दे सकता है, क्या वो आपको टाइम पे सब चीजें जो है करके दे सकता है, या वो he has a workload which does not accommodate you, which cannot accommodate you. Then experience and knowledge है, dedication, commitment आ जाती है. Then there is another thing that is social network. उस बंदे का networking capacity कितनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से he can do things which can help you. Probably that comes with the social network, and then the communication part. There has to be a fervent communication pattern. ये ना हो कि आप उससे मसला discuss कर रहे हैं and he cannot give you the time or he cannot communicate properly. So these are some things that you need to consider. I think session जो है वो थोड़ा सा time frame से बाहर निकल रहा है, and probably I can take your questions, and there's my email and number, so you can just write to me on WhatsApp or email, and as soon as possible I'll be able to I'll write to you guys whenever whatever question or query you have regarding the session, or even apart from the session. So Khabar, are you there? Assalamu alaikum. Thank you so much, Asif. It was a very, very educating session, and I didn't want to stop you because मुझे लग रहा था कि there's everything is so important कि I didn't want to stop कि आप यहाँ पे रुक जाएं. Lekin the thing is I believe there will be a lot of questions coming up. So guys, you can ask your questions. Try to, Khabar, why don't you come over here and we can just have the questions. Yeah, sure. I can do that. Guys, try to keep your questions as short as possible so that सब लोगों को question पूछने का मौका मिल जाए. So kindly keep your questions very short. Okay, Sir Rasul asked that LLP or the SMC, it entirely depends on कि अगर आप partnership आपके पास ज़्यादा लोग हैं जो कि they can become your partners, or you want to have control over your firm. If you want to have a sole control over your firm, so obviously the single member company is the best, is better. But if you have people who are prospective partners, so obviously then the ordinary partnership से बेहतर है कि आप limited liability partnership करें. The company's value, how to evaluate company worth. Company valuation कौन करता है, कैसे किया जाता है? They are evaluators. External internal valuation जो है आपकी prospectuses जो है, अगर आप एक public limited company है, valuation का prospectus so आपकी जो sheets हैं, आपकी balance sheets हैं, आपकी company की जितनी भी equity develop हो रही है या हुई है, they are evaluators, they are external evaluators, they are independent evaluators, so they can evaluate your company. You can ask a chartered accountant or a lawyer, a mix of both, that can evaluate a company. So that can be, that's a very open-ended question, how to evaluate a company that work. So no problem with that. So I think we'll have more questions on the email part. Yeah, just one more question. Sure. So we were going live on Facebook as well, and one of the guys asked this question: can I register the patent on my personal name? Do we need to have a company registered to get a patent registered? Patent on your personal name? Yeah. So if a person wants to get a patent on of something on his personal ID or something, मतलब company register कराए बगैर क्या personally मैं कोई patent register करा सकता हूँ? करवा सकते हैं, you can have it. Okay. Patent can be registered to the person कि यार ये इस पर बंदे की अपनी intellectual property है. Later on, obviously, जैसे हम देखते हैं कि बंदा जो है वो they want to sell their patents, so they can do it. But the intellectual, there's this organization that I talked about.
Yeah, the Intellectual Property Rights Organization of Pakistan. इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं ipo.org.pk I guess near gov.pk तो उस पे अगर आप जाएं तो you can have the right forms and your patents obviously that should have a differentiation from a similar product. There's a percentage. उस percentage से वो different होती है, तो then you can have the patents. So that is something that they need to consider, but there can be many mechanisms for that. Okay, guys, thank you so much. Since we have way over time, so what we'll do is whoever has questions, they can either email him or WhatsApp him. But he is gonna get married in this weekend, so he wouldn't be able to reply to you immediately. ऐसे मैं आपको बता दूं कि ताकि आप लोग को ज़्यादा issue ना हो कि हमें reply नहीं आ रहा. But anyhow, you can always email and get replies. Thank you so much. Love this.